हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि बिहार में ऐसे खूबसूरत वाटरफॉल्स भी हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। जी हाँ, बिहार सिर्फ अपने इतिहास की वजह से नहीं बल्कि यहाँ छुपे अद्भुत झरने यानी कि वाटरफॉल्स की वजह से भी बहुत लोकप्रिय है, बहुत फेमस है। और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे बिहार के फेमस वाटरफॉल्स को और इन सभी वाटरफॉल्स की विशेषताओं को भी हम कवर करेंगे। बिहार के वाटरफॉल्स मुख्य रूप से बिहार के साउथ और साउथ वेस्ट पठारी भागों में पाए जाते हैं। पठारी यानी कि प्लेट्यू रीजन्स में पाए जाते हैं। विंध्या रेंजेस और छोटा नागपुर प्लेट्यू के कड़े चट्टानी ढालों के कारण यहाँ कई खूबसूरत जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल बनते हैं। अगर हम बात करें इनकी जोग्राफिकल लोकेशन की, तो इफ़ यू लुक एट बिहार्स मैप, आपको मैदानी इलाकों यानी कि नॉर्थ बिहार में एक भी जलप्रपात नहीं मिलेगा। रीज़न इसका क्या है? वाटरफॉल्स को बनने के लिए पहाड़ों, कठोर चट्टानों और अचानक से आने वाले ढीले ढाल यानी कि स्टीप स्लोप्स की ज़रूरत होती है। और हमने जब गंगा रिवर के बारे में पढ़ा था तो हमने ये भी कवर किया था कि नॉर्थ बिहार जो रीजन जो गंगा के डिवीज़न पर बनता है, वो जो एरिया है वो काफ़ी प्लेन एरिया है, जो सेंट्रल वाला रीजन है। लेकिन वहीं जो गंगा के साउथ वाला रीजन आ जाता है वो बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप से भरा हुआ है और इन्हीं चट्टानों की वजह से नदियों के रास्ते भी बहुत ही स्टीप स्लोप्स वाले हैं, सीधे ढाल वाले हैं। और यही कारण है कि जो वाटरफॉल बनता है वो नॉर्थ ऑफ बिहार में ना बन करके साउथ ऑफ बिहार में हम सारे वाटरफॉल्स देखेंगे। अब इस वाटरफॉल बेल्ट के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो बिहार के साउथ और साउथ वेस्ट के ज़िले जैसे कि कैमूर, रोहतास, नवादा और जमुई विंध्या और छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन का हिस्सा है। इसलिए बिहार के लगभग सभी प्रमुख वाटरफॉल्स इसी बेल्ट में स्थित हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम वाटरफॉल्स को कवर करते हैं। सबसे पहले ककोलट वाटरफॉल जो कि नवादा में पड़ता है। ये बिहार का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय वाटरफॉल है और इसकी लोकेशन है, ये नवादा ज़िले में ककोलत पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए इसका नाम ककोलत है। इस वाटरफॉल की हाइट लगभग 150 से 160 फीट की ऊंचाई है जहां से ये गिरता है। इस झरने का पानी साल भर बहुत ठंडा रहता है। इसके नीचे एक प्राकृतिक तालाब यानी कि नेचुरल पूल बना हुआ है जहां लोग नहाते हैं। गर्मियों के दिनों में यहाँ बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। इसे द नायगारा ऑफ बिहार भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा को श्राप मिलने के कारण वह अजगर बन गया था और इसी झरने में रहता था, जिसे बाद में पांडवों ने मुक्ति दिलाई थी। तो ये था पूरी जानकारी हमारे ककोलत वाटरफॉल के बारे में। सेकंड है हमारा तेलर कुंड वाटरफॉल जो कि कैमूर में पड़ता है। ये कैमूर ज़िले में भभुआ अधौरा मार्ग पर स्थित है और इसकी हाइट लगभग 80 मीटर्स या फिर 260 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ये जो वाटरफॉल है ये एक बहुत गहरी घाटी यानी कि वैली से गिरता है। इसके आसपास बहुत घने जंगल हैं। इस झरने की खासियत ये है कि इसका पानी हमेशा बहुत साफ और हरा नीला दिखाई देता है। सरकार इसे एक प्रमुख इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रही है। थर्ड वाटरफॉल है करकट वाटरफॉल। करकट वाटरफॉल भी कैमूर हिल्स में स्थित है जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास है। ये वाटरफॉल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ क्रोकोडाइल कंजर्वेशन यानी कि मगरमच्छ संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। इस झरने के पास मगरमच्छ पाए जाते हैं।
ब्रिटिश समय में यहाँ के राजा और अंग्रेज अधिकारी शिकार करने और पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर आते थे। फोर्थ जो वाटरफॉल है वो है धुआं कुंड या और माँ मंजर कुंड। ये दो हैं जो कि रोहतास में पड़ते हैं। कौन कौन सा? धुआं कुंड और माँ मंजर कुंड। ये दोनों वाटरफॉल सासाराम के पास स्थित है और आपस में जुड़े हुए हैं। लोकेशन इसका है रोहतास ज़िले में ताराचंडी पहाड़ी के पास में। ये काव रिवर, कौन सी रिवर? काव रिवर पर बनता है। इन्हें धुआं कुंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब पानी इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है तो पानी की बूंदों के कारण चारों तरफ कोहरे या धुआं जैसा माहौल बन जाता है। इस पानी में औषधीय गुण यानी कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी माने जाते हैं क्योंकि ये पहाड़ों की जड़ी बूटियों से होकर आता है और यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पन बिजली बनाने की भी योजना चल रही है। लास्ट जो हमारा वाटरफॉल है वो है दुर्गावती वाटरफॉल या करमचट वाटरफॉल। ये रोहतास ज़िले के किनारी ब्लॉक में स्थित है। ये बिहार के सबसे ऊंचे वाटरफॉल में से एक है, लगभग 90 मीटर। ये दुर्गावती रिवर पर बनता है इसलिए इसका नाम दुर्गावती वाटरफॉल है। इसके पास ही प्रसिद्ध दुर्गावती डैम भी बनाया गया है। ये वाटरफॉल खेती के लिए पानी और प्राकृतिक सुंदरता दोनों का एक बेहतरीन उदाहरण है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इको टूरिज़्म और रेवेन्यू जनरेशन की इन वाटरफॉल से रिलेटेड, तो बिहार सरकार इन वाटरफॉल्स के आसपास बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, जैसे कि अच्छे रास्ते, रहने के लिए रिजॉर्ट और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत। इससे क्या होगा कि लोकल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी वहाँ की और सरकार को टैक्स के रूप में कमाई भी हो जाएगी। बात अगर करें माइक्रो हाइड्रो पावर पोटेंशियल की, देन सिंस दिस वाटरफॉल्स हैव अ नेचुरल स्टीप ड्रॉप्स यानी कि ढाल है यहाँ पर, इनका उपयोग बिना बड़े बांध बनाए बिजली पैदा करने के लिए, जिसे कहते हैं माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए किया जा सकता है। रोहतास में धुआं कुंड और दुर्गावती प्रपात यानी कि वाटरफॉल पर इस तरह की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना क्लीन एनर्जी मिल सके। इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस और चैलेंजेस क्या है? तो सबसे पहले है प्लास्टिक पॉल्यूशन। जब भी लोग यहाँ पर आते हैं, आने से इन खूबसूरत जगहों पर प्लास्टिक कचरा और गंदगी बढ़ रही है जो स्थानीय जंगलों और जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कुछ यहाँ पर जो वाटरफॉल्स की घाटियाँ हैं वो बहुत गहरी और ख़तरनाक है। मॉनसून के समय अचानक पानी बढ़ने के कारण यानी कि फ्लैश फ्लड्स के कारण दुर्घटनाओं का खतरा रहता है, जिसके लिए बेहतर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो ये कुछ चैलेंजेस की हमने बात करी, ठीक है। माइक्रो हाइड्रो पावर पोटेंशियल जिसके लिए अभी संभावनाएं देखी जा रही हैं बनाने के लिए, और इको टूरिज़्म और रेवेन्यू जनरेशन की भी इन सब से हमने बात करी। और ये था जो बिहार में फेमस वाटरफॉल्स हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। हमने ये भी इसमें जाना कि क्यों नॉर्थ बिहार में ये नहीं बनता है, क्यों सिर्फ साउथ बिहार रीजन्स में ही ये वाटरफॉल्स बनते हैं।